देखो अपन संयुक्त परिवार देख रहे थे और अपन ने संयुक्त परिवार की परिभाषा और विशेषताओं को देखा था। ठीक है ना। परिवार की परिभाषा में ये देखा था कि 3 या 3 से पीढ़ी के सदस्य, कॉमन रसोई घर है, कॉमन संपत्ति है, कॉमन पूजा घर है, एक सामान्य निवास करते हैं, तो उसे हम ब्लड रिलेशन हो यदि तो फिर उसको हम संयुक्त परिवार कह देते हैं। विशेषताओं को भी अपन ने देख लिया था कि क्या विशेषताएं हैं। अब देखो थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली और संयुक्त परिवार में। ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार और नाभिक परिवार, न्यूक्लियर फैमिली। बहुत साधारण से अंतर है जो हमको दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है कि नाभिक परिवार, संयुक्त परिवार, फैमिली और कुटुंब में क्या अंतर है। तो संयुक्त परिवार में सिंपल था, इसका आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। जानते हैं आकार बड़ा, 3 या 3 पीढ़ी से अधिक के सदस्य निवास करते हैं तो आकार बड़ा होता है। नाभिक परिवार का आकार छोटा होता है, माता पिता और अविवाहित बच्चे, तो आकार हो गया इसका सीमित। दूसरा अंतर ये बता सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार कृषि प्रधान एवं ग्रामीण समाजों की विशेषता है। कृषि प्रधान ग्रामीण समाज की विशेषता है। कृषि प्रधान ग्रामीण समाज की विशेषता है। जबकि जो नाभिक परिवार है ये क्या है, औद्योगिक, औद्योगिक एवं नगरीय समाजों में अधिक पाए जाते हैं। नगरीय समाज, कृषि और ग्रामीण समाज, औद्योगिक और नगरीय समाजों में, औद्योगिक और नगरीय समाजों में पाए जाते हैं। उसमें हमको दिखाई देते हैं, उसकी विशेषता है। तीसरा पॉइंट बता देंगे कि जो संयुक्त परिवार होता है उसमें कर्ता का कठोर नियंत्रण होता है। कर्ता का कठोर नियंत्रण। जबकि जो नाभिक परिवार होता है उसमें कर्ता का इतना नियंत्रण, इतना कठोर नियंत्रण नहीं होता। कठोर नियंत्रण नहीं करता मतलब समझ रहे हैं ना, परिवार का मुखिया, पिता सामान्यतः, तो यहाँ पे तो जो करता है वो जो बोलेगा वही होगा, परिवार का मुखिया। लेकिन नाभिक परिवार में ऐसा नहीं होता, पत्नी की भी सुननी पड़ती, बच्चों की भी सुन के चलनी पड़ती है। चौथा पॉइंट बता सकते हैं कि संयुक्त परिवार में जो सभी सदस्य होते हैं इनकी संपत्ति सामूहिक होती है। संपत्ति सामूहिक। भाई अपने देखा ना, परिवार की विशेषता ही है कि संपत्ति पर सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, संपत्ति सामूहिक होती है। जबकि जो नाभिक परिवार में संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व। सामूहिक परिवार, जमीन है तो उनका पूरे परिवार के लोगों की, किसी एक व्यक्ति के नहीं। भले मुखिया के पास है समस्त अधिकार, लेकिन जो ऑनरशिप है वो सामूहिक है। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, सामान्यतः घर है या जमीन है तो वो पति के नाम पे होती है, पत्नी के नाम पे होती है। तलाक हो जाएगा तो वो फिर उसके पास चली जाएगी। मतलब यहाँ पे संपत्ति जो है व्यक्तिगत संपत्ति है। और क्या बता सकते हैं कि जो संयुक्त परिवार है उसमें हमने कल एक विशेषता लिखी थी कि संयुक्त परिवारों में जो अधिकार एवं कर्तव्यों का एक संस्तरण पाया जाता है। किस आधार पे, इसमें ऐसा लिखने लगा कि सदस्यों का संस्तरण पाया जाता है। आयु और लिंग के आधार पे। ये कल अपन ने एक विशेषता लिखी थी, उसी को अपन अंतर में लिख रहे हैं कि आयु एवं लिंग के आधार पे एक हायरार्की पाई जाती है कि भाई बड़ा है तो उसका सम्मान ज्यादा होगा। लेकिन एकाकी परिवारों में समानता पर जोर दिया जाता है। समानता पर जोर मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी उम्र ज्यादा है तो आपका सम्मान, सभी को बराबर माना जाएगा। ये न्यूक्लियर फैमिली की विशेषता है।
5 अंतर हो गए। एक अंतर और लिख लेना कि जो संयुक्त परिवार होते हैं इसका आधार पारस्परिक सहयोग एवं सामूहिकता होती है। इसका आधार क्या है? पारस्परिक सहयोग एवं सामूहिकता। जबकि जो एकाकी परिवार है उसका आधार होता है व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता, व्यक्तिवादिता इसका आधार होता है। ठीक है ना? तो ये सामान्यता 50 शब्द में पूछ सकता है संयुक्त परिवार और नाभिक परिवार में अंतर। और भी बता सकते हैं कि इसमें 3 पीढ़ी के सदस्य निवास करते हैं, इसमें एक ही पीढ़ी के सदस्य निवास करते हैं। यहाँ पर संयुक्त परिवार में बच्चों पर ध्यान कम दिया जाता है, एकाकी परिवार में बच्चों का ध्यान बहुत ज्यादा रखा है। ऐसा कुछ कुछ बता सकते हैं, लेकिन अपन को ये मेन अंतर है जो बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सबसे मेन अंतर आपको ये जरूर बताना है कि संयुक्त परिवार ग्रामीण और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था या कृषि समाजों की विशेषता है, जबकि न्यूक्लियर फैमिली औद्योगिक और नगरीय समाजों की विशेषता है। ये सबसे मेन अंतर है न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली में। और जो पीढ़ी वाला अंतर है ये मेन अंतर है अपन को। ठीक है ना? तो ये 4-5 अंतर है, 50 शब्द में यदि पूछा गया तो हम आसानी से बता सकते हैं। अब देखो, हमने परिवार के प्रकारों को देखा था, परिवार के प्रकार या महत्व। अभी पहले पढ़ा था ना फैमिली के फंक्शन क्या है। तो फैमिली के फंक्शन में अपन ने यही चीजें लिखी थी कि बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था होती है, सामाजिकरण होता है, भावनात्मक सहयोग होता है, आर्थिक सहयोग होता है, ये सारी चीजों को लिखा गया था। और हमने परिवार का कोई डिसफंक्शन नहीं देखा था कि परिवार की हानि क्या है। लेकिन संयुक्त परिवार में आपको देखना पड़ेगा। संयुक्त परिवार में हमको दोनों चीजों को देखना है। संयुक्त परिवार, इसके कुछ लाभ हैं परंतु इसकी कुछ हानियां भी हैं। संयुक्त परिवार के कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियां भी हैं। तो पहले लिखो लाभ। लाभ, संयुक्त परिवार के पहले लाभ लिखेंगे फिर हानि अलग से लिखेंगे। अब देखो, समाजशास्त्र में दरअसल एक विचारधारा होती है, इसको कहते हैं हम प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद ऐसी मानती है कि यदि समाज में कोई संस्था अपने अस्तित्व बनाए हुए है तो ये निश्चित है कि उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल होगा समाज में, तभी वो जिंदा है। अनुपयोगी चीज या नुकसानदायक चीज समाज से धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है, उपयोगी चीजें जिंदा बसती है। तो संयुक्त परिवार तो भारत में उन्होंने कहा कि हम वैदिक काल से देखने को मिला, और वैदिक काल से जो व्यवस्था या जो संस्था अपना अस्तित्व बनाए हुए है जरूर समाज में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल निभा रही होगी। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट रोल को हमको उसके लाभों में बताना पड़ेगा। इसका पहला अपन लाभ बता सकते हैं संयुक्त परिवार का, शासन संबंधी, शासन संबंधी लाभ, शासन संबंधी लाभ। देखो, भारतीय गांव में जहां व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है, व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है और परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता करता है। परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता करता है, कोई मुखिया। परिवार का प्रतिनिधित्व परिवार का कर्ता करता है और परिवार के समस्त कार्य उसी के निर्देशन से होते हैं। परिवार के समस्त कार्य उसी के द्वारा निर्देशित होते हैं।
ठीक है, देखो जो अपन ने विशेषताएं लिखी है ना, लगभग लगभग वही सब उसके लाभों में। ये भी अपन ने लिखा है कि शासन संबंधी उसके कार्य हैं। लाभ क्या है कि भाई आपको समाज में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके परिवार का जो मुखिया है वो आपका प्रतिनिधित्व करेगा, शादी ब्याह में, जाति पंचायत में, अन्य कोई जो भी अनुष्ठान होगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, सब परिवार का मुखिया, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरा अपन इसमें बता सकते हैं धार्मिक, वही जो अपन ने परिवार के कार्यों में लिखा, संयुक्त परिवार की विशेषता या प्रकार बताया था ना कल, जिसमें अपन ने लिखा था कि धार्मिक कार्य। धार्मिक कार्य मतलब वही कि जो संयुक्त परिवार होता है वो धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था करता है। प्रत्येक परिवार की एक कुल देवी या कुल देवता होता है, वो पूरे अनुष्ठान उसी परिवार में आयोजित करवाए जाते हैं। तो ये क्या है, धार्मिक लाभ या धार्मिक कार्य अपन बता सकते हैं संयुक्त परिवार के। देखो फिर से रिपीट में लिखवाने की जरूरत क्या है, वो जो कल लिखा था ना उसी में से छांट छांट के लिख लेना, ये भी अपन ने कल लिखा ही है। तीसरा अपन बता सकते हैं उसके मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजनात्मक लाभ या मनोरंजनात्मक कार्य, कुछ भी कह लो। तो कि इसमें क्या लिखेंगे, वही जो कल लिखा था कि भैया संयुक्त परिवार है तो सब मिलजुल के बैठते हैं, गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, बच्चों का मनोरंजन होता है, पुरानी कथा कहानियां सुनाई जाती, टाइम पास होता है, तो उसका लाभ है। अब सिंगल पेरेंट फैमिली रहेगी, पति पत्नी है, अविवाहित बच्चे हैं, वो काम से आए थक के सो गए, बच्चों से बात करने के समय नहीं है। इधर तो क्या है, 1 दर्जन लोग घर में रह रहे हैं, कोई भी बच्चे का टाइम पास कर रहा है, तो ये अपन को एक फायदा दिखाई देता है। चौथा अपन बात बता सकते हैं मार्गदर्शन की, मार्गदर्शन, गाइड। परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रह रहे हैं, तो बुजुर्ग सदस्य के अनुभव का लाभ नई पीढ़ी को मिलेगा ना। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 जनरेशन रह रही है, तो स्वाभाविक सी बात क्या है कि जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कराएगी। तो ये भी अपन लिख सकते हैं कि यहाँ पे उसका युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलेगा, ये भी एक लाभ है। फिर पांचवा अपन इसके लाभ या कार्यों में बता सकते हैं बच्चों के लालन पोषण में योगदान, बच्चों के लालन पालन या लालन पालन में योगदान। देखो संयुक्त परिवार का सबसे अच्छा लाभ है यही है, बच्चे की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, उनका एक बच्चा है वो उसी से त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं उसी को वो खाना खिलाएंगे, सब कुछ उसी को करना, माँ बाप है उन्हीं को करना है उस बच्चे का। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बच्चे से, एक बच्चा यदि 2 बच्चे हैं तो पागल हो जाते हैं। संयुक्त परिवार में पता ही नहीं चलता बच्चे ने कब किसके पास खाना खा लिया, कब कहाँ सो गया, किसने नहला दिया, माँ बाप को पता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, क्योंकि घर में 1 दर्जन लोग हैं। कभी बच्चा चाचा के पास है, कभी बुआ के पास है, कभी दादी के पास है, कभी दादा के पास है, 4 चाचा हैं, तो पता ही नहीं चल रहा। ये अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली में जो लोग रह रहे हैं उनको फिर याद आती है संयुक्त परिवार की कि यार मम्मी को बुला लेते, पापा को बुला लेते, कि बच्चा बहुत परेशान कर रहे हैं। संयुक्त परिवार में इसका बिल्कुल पता, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं संयुक्त परिवार में पता ही नहीं चलता। इसलिए देखो संयुक्त परिवार की एक हानि लिखेंगे, संयुक्त परिवार जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। आप न्यूक्लियर फैमिली देखो, 1 बच्चे 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे माँ बाप पैदा ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि कौन पालेगा इनको, एक तो पल नहीं पा रहा है। हानि, संयुक्त परिवार में 4 भी हो जाए तो पता नहीं चलना। तो अभी तो अपन इधर ही फोकस रखें, बच्चों का लालन पोषण हो जाता है। फिर एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसका कि ये संपत्ति के विभाजन से बचाते हैं, संपत्ति के विभाजन से बचाओ। भाई संयुक्त परिवार के अपन ने क्या विशेषता लिखी है कि संपत्ति सामूहिक होती है, जब संपत्ति सामूहिक होगी तो विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा तो अच्छी बात है ना भाई, आपके पास जमीन है, जमीन इकट्ठी है, तो उससे उपजा उत्पादन भी अधिक होता है, यदि फैक्ट्री है तो एक जगह, तो संपत्ति क्या है एक साथ रहती है, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा रहती है। एक और पॉइंट बता सकते हैं कि श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर।
ठीक है ना, वही व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का काम निश्चित होता है, सबको पता होता है कि किसको क्या करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य निश्चित होते हैं, और जिससे क्या है, परिवार के समस्त कार्य सुचारू। यहाँ पे भी श्रम विभाजन का आधार आप जानते हैं, आयु और लिंग। महिलाओं के लिए अलग काम होता है, पुरुषों के लिए अलग काम होता है, बुजुर्ग बड़े लोगों के लिए अलग काम है, बच्चों के लिए अलग काम है। तो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो कब सारे काम आसानी से निपट जाते हैं। भाई एक महिला ने सब्जी बना ली, एक ने रोटी बना ली, एक ने बर्तन मांज लिया, एक ने झाड़ू लगा लिया, पता ही नहीं चला, घर का पूरा काम हो गया। 5 महिला थी, पांचों महिलाओं ने मिलकर काम कर लिया। इसी टाइप से पुरुषों के भी काम होते हैं कि एक व्यक्ति ने सब्जी ले आई, एक व्यक्ति ने कुछ कर लिया, एक व्यक्ति, तो मिलजुल के काम हो जाता है। तो यही है श्रम विभाजन। 8वां, संकट का बीमा। संकट का बीमा सबसे बड़ा लाभ है संयुक्त परिवार का। भाई देखो, जीवन में सुख दुख तो आपको लगे ही रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कोई व्यक्ति कहे कि मेरे जीवन में केवल सुखी सुख हो, दुख ना हो, दुख तो आएगा ही। अब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, कोई दुर्घटना हो गई, आपकी नौकरी चली गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, कौन है केयर करने वाला आपका? माता पिता में से किसी के एक की मृत्यु हो गई, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। संयुक्त तो परिवार का ये है, आपके जीवन में कोई संकट है तो आप अकेले नहीं हैं, परिवार में 25 लोग हैं। एक व्यक्ति की यदि मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसके बच्चों का पालन पोषण कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। यदि वो बीमार है, उसकी नौकरी चली भी जाती है तो परिवार उसको पाल लेगा। तो संकट का बीमा है एक टाइप से संयुक्त परिवार, कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संकट आएगा तो परिवार आपको बचा ले जाएगा। बीमा वही तो होता है ना, कि संकट में आपको साथ दे। फिर एक और बता सकते हैं, 9वां पॉइंट, संस्कृति की रक्षा। संस्कृति की रक्षा, वही संस्कृति की रक्षा भी अपन ने पहले ही लिखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने अनुभव और ज्ञान को पहुंचाते हैं। तो संस्कृति इसी से तो निर्मित होती है कि पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को जो ज्ञान दे रही है, ये तो संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो इस संस्कृति की रक्षा करने में कि भाई पूजा पाठ की पद्धति, अपनी प्रथाओं परंपराओं, इनको एक पीढ़ी, संयुक्त परिवार ज्यादा अच्छे से निभा पाता है। न्यूक्लियर फैमिली में देख लो कि बहुत सारे तीज त्योहार तो धीरे धीरे भूलते ही जाते हैं। गांव में जो ज्वाइंट फैमिली है वो सब चीजों को निभाती है। तो उस ज्वाइंट फैमिली में जो बच्चा रह रहा है वो समझता है अपनी कल्चर को, उसको सब पता रहते हैं तीज त्योहार कैसे क्या होते हैं। ठीक है, तो यही चाहो तो और भी एक दो पॉइंट बता सकते हैं कि जैसे अनुशासन एवं नियंत्रण की, संयुक्त परिवार में परिवार का जो कर्ता रहता है वो परिवार के सभी सदस्यों को अनुशासित बना के रहता है, उनको नियंत्रित करके रख सकता है। और भी लिख सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, जो संकट और बीमा लिखे ना, सोशल सिक्योरिटी की भी व्यवस्था रहती है। सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की, बुजुर्ग हैं तो बुजुर्ग की देख, बच्चे और बुजुर्गों की देखभाल संयुक्त परिवार में बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि बुजुर्ग है तो उसका सम्मान अधिक होगा। खाना बनेगा तो पहले खाना उसको दिया जाएगा। न्यूक्लियर फैमिली में बुजुर्ग बेचारा अकेला बैठा है, कोई उससे बात करने वाला नहीं है। ज्वाइंट फैमिली में तो 20 लोग रह रहे हैं ना, तो बुजुर्ग का टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। तो एक टाइप की सोशल सिक्योरिटी भी रहती है कि बुढ़ापे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ये अपन संयुक्त परिवार के चाहे कार्य कह लो चाहे लाभ कह लो, इतने पक्ष आपको बताने पड़ेंगे। इसमें भी कुछ नया नहीं है, सब आप जानते ही हो। इनको अपन ने पहले भी पढ़ा, इसलिए अब मैं इसको लिखवा नहीं रहा। आप अपने शब्दों में इसको पॉइंट पॉइंट लिख लो और उसमें दो दो लाइन लिख लेना, समझ जाना कि इसमें क्या बताना है। 100 शब्द के हिसाब से कभी भी पूछा जा सकता है, या 200 शब्दों में लाभ हानि एक साथ पूछ लेगा, तो 100 शब्द में आपको दोनों चीजों को लिखना पड़ेगा। अब मेन आते हैं अपने दूसरे पक्ष पे कि संयुक्त परिवार की हानियां क्या है। लाभ तो अपन को दिख रहे हैं, इतने सारे हैं संयुक्त परिवार के लाभ। संयुक्त परिवार की हानियां क्या है, ज्वाइंट फैमिली के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, बताओ क्या
डीमेरिट से क्या हानियां दिखाई देती हैं तुमको संयुक्त परिवार में, कि सब कुछ अच्छा ही है? क्या कुछ कमी है या कुछ समस्या दिखाई देती है संयुक्त परिवार में? कोई समस्या नहीं है? शादी के बाद जाके संयुक्त परिवार में रहना, तब पता चलेगी समस्या क्या होती है। शादी नहीं हुई ना अभी। शादी के बाद या शादी ऐसे परिवार में करना जहां सब सामूहिक रहते हैं, तब पता चल जाएगा संयुक्त परिवार क्या होता है। सारी कमियां तब अच्छे से आंसर लिख पाओगी कि संयुक्त परिवार कैसा होता है। इसलिए आजकल लड़कियां शादी के लिए ऐसे लड़के को ढूंढती हैं जो अलग रहता, न्यूक्लियर फैमिली, मतलब अपन भले उसका गांव में घर हो, लेकिन वो उनने कहा कि अलग रहता है, तो कुछ तो दिक्कत होगी ना ज्वाइंट फैमिली में। आदमी को इतनी दिक्कत नहीं है ज्वाइंट फैमिली में, लेकिन महिलाओं के लिए नरक है ज्वाइंट फैमिली। अच्छे से सुन लो, शादी ब्याह करते समय बहुत ध्यान रखना, यदि लड़का ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो एक अलग टाइप के संकट का सामना लड़की को करना पड़ेगा। लड़के को तो कोई दिक्कत नहीं है, जो जितने लाभ लिखे ना ये ज्यादातर लड़की के लिए है, हानि लड़कियों के लिए है। अभी तुमको समझ नहीं आ रही हानि? लिखो पहली हानि, पहले इसकी डिमेरिट से लिखना, अकर्मण्य व्यक्तियों में वृद्धि। अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। लिखो संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है। हाँ, क्या लिखा? कि संयुक्त परिवार में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, चाहे व्यक्ति काम करे अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में बेकार व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए ना तो उत्सुक होता है और ना ही परिश्रम करने वाले को कोई विशेष प्रोत्साहन मिलता है। इसी दिशा में बेकार व्यक्ति ना तो कार्य करने के लिए उत्सुक होता है और ना ही परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष प्रोत्साहन मिलता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है ना? इस प्रकार अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होती है संयुक्त परिवार में। समझ ही रहे? देखो संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है? कॉमन संपत्ति, कॉमन है। अब एक ही किचन में खाना बन रहा है, एक ही घर में हर व्यक्ति रह रहा है, सभी व्यक्तियों को समान है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है या पैसे कमा रहा है या खेती कर रहा है उसको उनने कहा कि अच्छा खाना मिलेगा, और जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा उसको खाने नहीं मिलेगा, बुरा खाना। हाँ, एक खाना बना है सुबह शाम, सबको वही मिलेगा। संपत्ति सामूहिक है, कपड़े आएंगे तो सब व्यक्ति के लिए आएंगे, कॉमन है सब कुछ। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि कोई काम करने के लिए प्रेरित क्यों होगा? भाई काम, खाना दो ही टाइम मिल ही जा रहा है, कपड़े की व्यवस्था घर से हो ही जा रही है,
तो बस सुबह से खाना खा के निकल गए, आवारागर्दी कर रहे हैं, शाम को फिर आके खाना खा लिया। तो देख रहे हैं कि परिवार में जो छोटा भाई है वो कुछ नहीं कर रहा है, या दो भाई मेहनत कर रहे हैं, दो भाई कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको लगा कि अरे छोड़ो, मेहनत करने से अपन को विशेष क्या मिल रहा है, संपत्ति तो सामूहिक है, उत्पादन हो रहा है तो सब परिवार का है वो तो इन चीजों को हतोत्साहित करता। अकामरण मक्कारी को प्रमोट करता है। न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं हो सकता। न्यूक्लियर फैमिली में तुम ही हो अकेले, तुम ही मक्कारी करोगे तो परिवार भूखा मर जाएगा। तो मेहनत करता है व्यक्ति। तो न्यूक्लियर फैमिली मेहनत को, इसलिए देखो ना, न्यूक्लियर फैमिली पति पत्नी दोनों कमाने चले जाते हैं, क्योंकि अब उनको लगता है कि हम कमाएंगे तो ये हमारी संपत्ति, हमारा परिवार ग्रोथ करेगा। संयुक्त परिवार में बनने का कि मतलब क्या है, 50 लोग रह रहे हैं, जब इनको खाने को मिल रहा, अपन को भी मिल ही जाएगा, पड़े रहो आराम से। दूसरा पॉइंट लिखो, व्यक्तित्व के विकास में बाधक। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। देखो, संयुक्त परिवार प्रतिभाशाली व मूर्ख, कर्मण्य व अकर्मण्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है। सभी के साथ समान व्यवहार करता है। मुखिया का परिवार पर अत्यधिक नियंत्रण होता है, जिस कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति ना तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और ना ही योग्यता का समुचित उपयोग कर पाता है। मुखिया का परिवार पर अत्यधिक नियंत्रण होता है, जिस कारण प्रतिभाशाली व्यक्ति ना तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और ना ही अपनी योग्यता का समुचित उपयोग कर सकता है। व्यक्ति प्रतिभाशाली व्यक्ति ना तो अपने विचारों को प्रकट कर सकता है और ना ही अपनी योग्यता का समुचित उपयोग कर पाता है। ठीक है ना। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। संयुक्त परिवार में पहले पॉइंट लिखा, सब व्यक्ति के साथ समान है। कोई व्यक्ति योग्य है और कोई व्यक्ति अयोग्य है, कोई व्यक्ति मक्कार है, कोई व्यक्ति मेहनती, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब इस समान व्यवहार से क्या होता है कि व्यक्ति, वही जो पहले पॉइंट लिखा, कि कार्य करने के लिए प्रेरित भी नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। भाई, जब तुम कोई मेहनती व्यक्ति को प्रमोट करोगे, उसको बढ़िया इंसेंटिव दोगे, उसको विशेष सुविधाओं दोगे, तब तो वो और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित होगा कि हमें और मेहनत करूंगा। अभी तो सब बराबर है, मेहनत करो नहीं करो सब बराबर है, तो वो भी मेहनत करना बंद कर देगा। दूसरी बात क्या है, संयुक्त परिवार में हर चीज क्या है, परंपराओं के आधार पर चलती है। परिवार का मुखिया है, वो जो बोलेगा वही होगा। नए विचारों, नए आइडिया का प्रवेश का कोई विकल्प ही नहीं। इवन छोटी छोटी चीजें, उनका खाना, हमारे यहाँ ऐसा ही खाना बनता है, ऐसा ही बनेगा। अब तुम उनने कहा कि बाहर से शादी करके आई और तुम नया, कोई विकल्प नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, उनका एक ट्रेडिशन है। नए विचारों ने तो क्या है कि व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के विकास को खत्म कर दिया जाता है। विशेषकर महिलाओं के साथ तो यही होता है, उनकी प्रतिभा को उभरने का अवसर नहीं दिया जाता। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, परिवार जैसा चल रहा है, मुखिया वो जैसा बोलेगा वैसा होगा। आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। जब आप दिमाग ही नहीं लगाओगे तो आपका व्यक्तित्व विकास कैसे होगा।
आप अलग तरीके से सब्जी बनाना चाह रहे हैं, नहीं, उनका हमारे यहाँ तो ऐसी बनती है। और वैसे भी जब 25 लोग एक साथ रहेंगे तो तुम्हारे पास वैसे ही विकल्प सीमित हो जाएंगे। जो ज्यादातर संयुक्त परिवार है उनके यहाँ समस्या है, उन्होंने कहा कि वो सूखी सब्जी नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? अब 25 लोग के लिए सूखी सब्जी बनाएंगे तो कितना बनाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि पानी डाल के सब्जी बनाओ। विकल्प ही नहीं है आपके पास, नाश्ते का कालम नहीं, सीधे खाना बना दो, यही नाश्ता यही खाना। तो वो व्यक्तित्व के विकास में बाधा के संयुक्त परिवार। तीसरा पॉइंट लिखो, स्त्रियों की दुर्दशा। स्त्रियों की दुर्दशा, ये तो शादी बात तुम फील करोगे, यदि संयुक्त परिवार में शादी करके पहुंच जाओगी तब पता चलेगा स्त्रियों की दुर्दशा। देखो, संयुक्त परिवार में स्त्री की स्थिति एक दासी के समान होती है। स्त्री की स्थिति एक दासी के समान होती है। उसका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने और सदस्यों की सेवा में ही व्यतीत हो जाता है। शिक्षा एवं बाह्य जगत से उसका कोई नाता नहीं रह पाता। शिक्षा एवं बाह्य जगत से उसका कोई नाता नहीं रह पाता। ठीक है ना? ये विशेषकर संयुक्त परिवार में परिवार की लड़की की स्थिति तो अच्छी रहती है, लेकिन हम ये जो पॉइंट लिख रहे हैं, ये जो शादी करके बहू आई है उसके संदर्भ में हम लिख रहे हैं। भाई शादी होती है तब तक सब बढ़िया है, उसका बढ़िया स्वागत होगा, उनका घर की लक्ष्मी है, गृह प्रवेश होगा, तमाम तरह के चोचले होंगे, लेकिन वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं बसता है परिवार में। अब उसका पूरा जीवन घर का खाना बनाने, बच्चे पैदा करने और उनका पालन पोषण और सदस्यों की सेवा करने में जाएगा। अब भले तुम पढ़ी लिखी हो तो भी क्या कर लोगी? उनने कहा कि संयुक्त परिवार है, उनने कहा कि आपको पल्लू करना है, घर में घर का मुखिया ससुर है, फिर उसके भाई बड़े भाई हैं, घर में टीवी चल रही है, महिला तो बैठ के देख नहीं सकती है, पति के साथ नहीं बैठ के देख सकती है। तो स्त्रियों के लिए नरक है संयुक्त परिवार। इसलिए जो संयुक्त परिवार टूट के न्यूक्लियर फैमिली हुई है, तो ये स्त्रियों के लिए तो एक अच्छी बात हुई, पुरुषों को घटा हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए देखो, पुरुष उनने कहा कि ज्वाइंट फैमिली के प्रति पागल होते, उनका ज्वाइंट फैमिली बची रहनी चाहिए। हालांकि अब फिर वो जब वो महिला ज्यादा समय तक संयुक्त परिवार में रहती है, वो भी संयुक्त परिवार को बचाना चाह रही है, लेकिन स्त्री की आइडेंटिटी को स्वीकार नहीं करता है संयुक्त परिवार। आपसे किसी मामले में सलाह नहीं लिया, आपने यदि बोल दिया तो उन्होंने कहा कि तुम बड़ों के बीच में बोल रही हो, ज्ञान दे रही हो, ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुमको क्या पता। जो संयुक्त परिवार में दरअसल मुखिया की स्वेच्छाचारिता चलती है, ये भी एक आलोचना में लिख सकते हैं, मुखिया की स्वेच्छाचारिता चलती है। शादी है तो इतना खर्च हो गई है, यदि बहू ने बोल दिया कि इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने कहा लोग ज्ञान दे रहे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति है। चौथा पॉइंट लिखना, कलह का केंद्र। कलह का केंद्र। देखो, संयुक्त परिवार में बच्चों, संपत्तियों एवं स्त्रियों के व्यवहार को लेकर कलह होते रहती है। परिवार में बच्चों, संपत्ति एवं स्त्रियों के व्यवहार को लेकर कलह होती रहती है, लड़ाई झगड़ा कलह होती रहती है। परिवार में संघर्ष एवं कटुता बढ़ती जाती है और कलह का परिणाम होता है परिवार का विभाजन।
और परिवार कलह का अंतिम परिणाम होता है परिवार का विभाजन। ये भी स्त्रियों की दुर्दशा वही। अब भाई 5 महिलाएं हैं, काम को लेकर लड़ रही हैं कि सुबह भी मैंने ही खाना बनाया था, शाम को भी मैं ही खाना बनाऊंगी, लड़ाई हो रही है। फिर उनने कहा कि इसके लड़के ने ऐसा कर दिया, इसके लड़के ने ऐसा कर दिया। तो अंतहीन लड़ाई है। और उस लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होता है? एक भाई अलग हो जाता है, जिसके पास पैसा होता है। अपन देख ही रहे हैं ना कि ज्वाइंट फैमिली से तो न्यूक्लियर फैमिली बनी, तो वो न्यूक्लियर फैमिली, एक फैमिली अलग हो गई, एक नया परिवार बन गया, संयुक्त परिवार टूट जाता है। तो ये दोनों ही दरअसल क्या है, कलह का मूल कारण एक तो स्त्री है, संपत्ति है और बच्चे हैं। संपत्ति, भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर लड़ाई हो रही है कि एक भाई कह रहा है कि ये कुछ नहीं करता है, मैं करता हूं और इसको भी सबको बराबर मिल रहा है। तो ले दे के क्या है, ज्वाइंट फैमिली बस कहने और सुनने को अच्छी है, जहां पे है वहां पे लड़ाई चली रही है। और यदि आपको लड़ाई नहीं दिख रही है तो समझ लो कि अंदर, परिवार के अंदर, खासकर स्त्रियों को लेके, क्योंकि देखो पहले का दौर चलो ठीक था, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनका कोई आकांक्षा, उनकी कोई डिजायर कुछ भी नहीं था, तो वो संयुक्त परिवार में अपना शोषण कराती रहती थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है ना, हर लड़की पढ़ रही है, पढ़ी लिखी है, उसको फैशन करना है, तो संयुक्त परिवार में कैसे सरवाइव करेगी? इसलिए संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूट जा रहा है। तो महिलाओं की दृष्टि से तो एक बहुत अच्छी बात है कि संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहा है। तुम लोग कभी बचाने की कोशिश मत करना ज्वाइंट फैमिली को। अगला पॉइंट लिखना, गतिशीलता में बाधक। गतिशीलता में बाधक। देखो संयुक्त परिवार के प्रति व्यक्ति की गहन आसक्ति होती है। संयुक्त परिवार के प्रति व्यक्ति की गहन आसक्ति होती है। इस कारण इस कारण व्यक्ति परिवार को छोड़कर कहीं बाहर अन्य स्थान पर जाना पसंद नहीं करता। इस कारण व्यक्ति परिवार को छोड़कर अन्य स्थान पर जाना पसंद नहीं करता। क्या लिखा? गतिशीलता, मोबिलिटी में बाधक है संयुक्त परिवार। व्यक्ति की गहन आसक्ति है। और देखो आसक्ति किसकी है? घर के पुरुष की। महिला की कोई आसक्ति नहीं है। और महिला का मतलब जो शादी ब्याह करके आ रही है, उसकी कोई आसक्ति नहीं, वो तो भागना चाह रही है। पुरुष, अब अभी की तो बात नहीं, लेकिन अब आज से 20 25 30 साल 40 साल पहले संयुक्त परिवार को, व्यक्ति की नौकरी लग गई लेकिन नहीं गए नौकरी करने। अरे उन्होंने कहा कौन अपने माँ बाप को छोड़ के जाएगा, कौन परिवार को छोड़ के जाएगा। अब तो स्थिति बदल गई, व्यक्ति की नौकरी लग जाती तो चले ही जाता है। लेकिन एक स्थिति थी कि व्यक्ति परिवार से अलग नहीं होना चाहता, गांव में ही रहना है, कुछ भी हो जाए, उनका यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे। तो मूवमेंट, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता ना भाई। शिक्षा के लिए आपको बाहर जाना है, नौकरी आपको बाहर मिलेगी, आपका विकास हो, तो वो बाधक बन जाता है। और आसक्ति किसकी? पुरुष की। महिला की कोई आसक्ति है? महिला तो चाह रही है कि पति की नौकरी लगे और मैं निकल जाऊं, या पति की नौकरी है तो वो चाह रहे कि ट्रांसफर करा ले कहीं बाहर। अब पति, पुरुष नहीं समझ पाएगा कि क्या दिक्कत है, अपन घर में रहेंगे, अच्छा भला सब कुछ घर में है अपना। लेकिन महिला को जान रही ना कि सांस नहीं ले पा रही इस घर के अंदर, वो, उसको सांस लेने में दिक्कत है। पति को कोई दिक्कत नहीं, वो तो मस्त घूम रहा है। दिक्कत किसको है? महिला को। तो आसक्ति भी पुरुष की है। हमने व्यक्ति लिखा लेकिन व्यक्ति में पुरुष समझना। अगला पॉइंट लिखो, अधिक संतान उत्पत्ति। अधिक संतान उत्पत्ति।
देखो, संयुक्त परिवार अपने प्रत्येक सदस्य का समान रूप से भरण पोषण करता है। प्रत्येक सदस्य का समान रूप से भरण पोषण करता है, इसलिए व्यक्ति अधिक संतानें पैदा करने में संकोच नहीं करता। इसलिए व्यक्ति अधिक संतान पैदा करने में संकोच नहीं करता। हाँ, बस इतने लिखो भाई। देखो, आप सब कुछ जान रहे हैं अपन की संयुक्त परिवार में कोई टेंशन ही नहीं है। 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, परिवार सब पाल लेगा। न्यूक्लियर फैमिली में दिक्कत है, आपको पालना है। 2 बच्चे हो गए हैं तो भी आपको व्यवस्था करना है, 4 कर ली तो कोई व्यवस्था करनी है। तो जब व्यक्ति पे खुद पे आती है ना, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, एक ही बहुत है। एक ही को हम पढ़ा लिखा ले, वही बड़ी बात है। या 2 हो गए तो बहुत है। अब समस्या वही भारतीय समाज में पुत्र की प्राप्ति, तो फिर वो क्या है, 5 लड़की भी पैदा हो गई तो लड़के की चाह चाहिए तो। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली में ये सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो जनसंख्या वृद्धि ज्वाइंट फैमिली के कारण ज्यादा देखने को मिलती है। अगला पॉइंट लिखना, गोपनीय स्थान का अभाव। गोपनीय स्थान का अभाव। देखो, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, 24 घंटे परिवार में 24 घंटे परिवार में शोर और हल्ला होते रहता है। या अब अच्छा शब्द लिख सकते हो कि गुंजायमान या चहचहाट रहती है, लेकिन है वो शोरी। शांति और एकांत का नितांत अभाव होता है। शांति और एकांतता का नितांत अभाव होता है। नव विवाहित जोड़ों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न होती है। नव विवाहित जोड़ों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है ना, मतलब पति पत्नी बैठ के 2 मिनट बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग हैं। तो फिर वो देखो, आयु और लिंग का कि पुरुष अलग महिला अलग, पुरुष अलग खाना खाएगा, महिला अलग खाना खाएगी। मतलब पति पत्नी, उनने कहा कि ढंग से बैठ के बात नहीं कर पा रहे, घूमने नहीं जा पा रहे, कहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो आदमी का दिमाग खराब भी हो जाता है कि दिन भर, अब भाई 10 लोग ले रहे हैं, उनके बच्चे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो बहुत समस्या उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट लिखो, कर्ता की स्वेच्छाचारिता। कर्ता की स्वेच्छाचारिता। देखो, संयुक्त परिवार में कर्ता की इच्छा के समक्ष परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छा का दमन हो जाता है और कर्ता परिवार का निरंकुश शासक बन जाता है। निरंकुश शासक बन जाता है, और यह स्थिति परिवार की संयुक्तता के लिए घातक सिद्ध होती है। और यह स्थिति
परिवार की संयुक्तता के लिए घातक सिद्ध होती है। समझ रहे हो? नई जनरेशन अब थोड़ी झेल पाएगी, वो तो बगावत कर देगी ना, उनका अलग हो जा रहा है, हम रह ही नहीं रहे तुम्हारे साथ। अगला पॉइंट लिखो, सामाजिक समस्याओं का पोषक। सामाजिक समस्याओं का पोषक, देखो संयुक्त परिवार अनेक रूढ़िवादी परंपराओं व अनुपयोगी धार्मिक कर्म कांडों की स्थली है। संयुक्त परिवारों के माध्यम से कई सामाजिक समस्याएं जैसे संयुक्त परिवारों के माध्यम से कई सामाजिक समस्याएं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, स्त्रियों का शोषण, जातिगत भेदभाव, आदि उत्पन्न हुई हैं या होती हैं या उनको बनाए रखा है, कुछ भी लिख लो। ठीक है ना? सामाजिक समस्याएं, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं संयुक्त परिवार में ही पाई जाती हैं। न्यूक्लियर फैमिली वो समस्याएं कम हो जाती हैं। बाल विवाह ज्वाइंट फैमिली की समस्या है, क्योंकि कोई टेंशन ही नहीं है, 17-18 साल में शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या वृद्धि भी एक सामाजिक समस्या है, संयुक्त परिवार। स्त्रियों का शोषण संयुक्त परिवार में ज्यादा, पर्दा प्रथा संयुक्त परिवार में ज्यादा, विधवा विवाह पर रोक संयुक्त परिवार में। ज्वाइंट फैमिली में वो समस्या नहीं है, ज्वाइंट फैमिली में पति पत्नी, मान लो पति मर गया, पत्नी दूसरी शादी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में बहुत दिक्कत है। ज्वाइंट फैमिली का वो जो बुजुर्ग सदस्य है ना, जो मुखिया जिसको कहते हैं, वो कुछ नहीं करने देगा आपको। ज्वाइंट फैमिली की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो नवीनता को स्वीकार नहीं करेगी, व्यक्तिवादिता को उसमें कोई स्थान नहीं है। जैसा चल रहा है परंपरा, सामाजिक परंपरा, धार्मिक कर्म कांड, सबको कंटिन्यू करना है। सही गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहो कि ये गलत है, इससे कोई फर्क नहीं परिवार को। जो परिवार में होता आया है वही होता आएगा। यदि जातिगत भेदभाव कर रहा है तो आपको भी करना है। जाति अंतर विवाह पर रोक है संयुक्त परिवार में, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो संयुक्त परिवार ले दे के भारी समस्याओं से ग्रसित, और भारतीय समाज और संस्कृति का आधार है संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार की इतनी समस्याएं हैं। मतलब जो समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री ये कहते हैं कि यदि आपको भारतीय समाज को समझना है तो 3 चीजें हैं जिसपे आपको मेन फोकस करना पड़ेगा यदि भारतीय समाज को समझना है तो। एक है भारतीय संयुक्त परिवार, दूसरा है भारतीय जाति व्यवस्था, और तीसरे में फिर आप धर्म और संस्कृति को रख सकते हैं। तो मतलब देखो, 2 मेन चीज है, जाति और परिवार। और परिवार में भी क्या है, ज्वाइंट फैमिली। जब तक तुम ज्वाइंट फैमिली को नहीं समझोगे, भारतीय समाज को समझ ही नहीं सकते। ठीक है ना? और ज्वाइंट फैमिली हमको इतनी विकट समस्याओं से ग्रसित दिखाई दे रहा है। देखो उसके हमने लाभ भी देखे हैं, दोनों चीज देख ली हमने, लाभ भी देखे हैं और हानियां या समस्याएं भी देखी हैं, दोनों चीज। तो देखो हमको या तो क्वेश्चन अभी सिंपल सा सीधा सा इतना ही आएगा,
कि संयुक्त परिवार क्या है, उसकी विशेषताओं या लक्षणों को बताइए, या संयुक्त परिवार के प्रकारों या उसके अकार्यों या लाभ या हानि पर चर्चा कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इतना हो गया अपना लाभ और हानि, ये सारी चीजों को अपन ने लिख लिया। इसमें अभी अपन कोई निष्कर्ष नहीं लिखेंगे कि संयुक्त परिवार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष अपन को भी नहीं देना है। अभी थोड़ा सा और आगे चर्चा करना है ज्वाइंट फैमिली को लेके। एक तो देखो ये चीज है कि ये जो संयुक्त परिवार है, ठीक है, इसमें परिवर्तन, तो देखो जो परिवार में समय के साथ परिवर्तन आया है ना, वही संयुक्त परिवार में परिवर्तन है कि संयुक्त परिवार अब ने कहा कि बड़े से छोटा होते जा रहा है। तीन पीढ़ी के सदस्य रहते थे, लेकिन अब ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा से ज्यादा 2 पीढ़ी के सदस्य हो पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद वो क्या है, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। प्रकारों में, उसके संरचना में भी परिवर्तन, कार्यों में भी परिवर्तन। तो इसमें जो संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन आया है या संयुक्त परिवार का जो विघटन हो रहा है, उसके वो तो हम जो पहले ही देख चुके हैं। मतलब देखो, संयुक्त परिवार में परिवर्तन, या इसको ऐसा पूछ सकता है कि संयुक्त परिवार में विघटन के लक्षण, परिवर्तन या विघटन के लक्षण। देखो कारण नहीं बता रहे हैं अभी हम, लक्षण, और लक्षण मतलब समझते हैं ना कि क्या दिखाई दे रहा है हमको, क्यों हो रहा है, वो अभी दूसरी में चर्चा करेंगे। ये केवल हम लक्षण बता रहे हैं कि संयुक्त परिवार में हमको परिवर्तन या विघटन के लक्षण क्यों दिखाई दे, वो विघटन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कौन से लक्षण है जो दिखाई दे रहे हैं। एक तो हम क्या कह सकते हैं, संयुक्त परिवार का आकार बदल रहा है, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा 2 पीढ़ी है, अब 50 सदस्य वाले परिवार देखने को नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल से 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य, 8 सदस्य, 2 पीढ़ी रह पा रही है ज्यादा से ज्यादा। तो एक तो आकार में परिवर्तन हो गया है। दूसरा अपन बता सकते हैं पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन, पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। अब पारिवारिक संबंध समझ रहे हैं ना, व्यक्तिवादिता की भावना बढ़ रही है, कर्ता का नियंत्रण कमजोर हो गया है सदस्यों के ऊपर, सदस्यों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है वो परिवार से अलग होते जा रहा है, तो पारिवारिक संबंध भी बदल रहे हैं संयुक्त परिवार में। जब पारिवारिक संबंध बदल रहे हैं तो बता सकते हैं कर्ता की भूमिका या कर्ता की प्रभुता में कमी, कर्ता की प्रभुता में कमी। अब मुखिया वैसा निरंकुश नहीं रहा जैसा पहला होता था, अब उसको परिवार के सदस्यों की सुनना पड़ रहा है, परिवार के सदस्य अलग हो जा रहा है, कानून बन गया, संपत्ति में अधिकार उसको देना पड़ेगा, इसलिए अब कोई डर भी नहीं बचा है। तो अब उसकी जो डोमिनेंस है कर्ता का वो कम हो गया है। स्त्रियों की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि हुई है, स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि, ठीक है ना। पहले तो स्त्रियों की कोई स्थान ही नहीं था परिवार में, लेकिन अब स्थिति थोड़ी बहुत बदली है। शिक्षा है या फिर वो नौकरी कर रही है स्त्री, तो वो तो पैसे कमा रही है, तो वो अब इतना ज्यादा थोड़ी दबेगी, अब उसकी सुनना पड़ेगा। 5वां पॉइंट बता सकते हैं सामूहिकता में कमी, ठीक है ना। अब भाई परिवार के सदस्य की एक की नौकरी लग गई, वो बाहर चला गया रहने, भले वो परिवार से जुड़ा हुआ है लेकिन अब रह तो अलग रहा है ना, तो वैसी सामूहिकता नहीं बची है कि एक ही छत के नीचे सब रह रहे हैं, तो उसमें भी परिवर्तन आया है। और एक और पॉइंट बता सकते हैं संपत्ति अधिकारों में परिवर्तन, संपत्ति अधिकारों में परिवर्तन, संपत्ति अधिकारों में परिवर्तन। देखो पहले क्या होता था, यदि कोई व्यक्ति ने संयुक्त परिवार से अलग हो गया है तो उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। उसने संयुक्त परिवार के कोई नियम, संयुक्त परिवार का नियम है कि अपनी जाति में शादी करना, किसी व्यक्ति ने दूसरी जाति में शादी कर दिया तो संयुक्त परिवार उसको अलग कर देता था, और अलग कर देता था तो उसको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था। इसलिए तो सत्ता जो मुखिया की चलती थी, संपत्ति उसके पास है। लेकिन अब तो क्या है, कानून बन गया है कि आपको पारिवारिक संपत्ति में आपको अपना हिस्सा मिलेगा, कर्तारता की कोई जरूरत नहीं है। यदि वो हिस्सा नहीं देगा तो तुम कोर्ट चले जाओ, कोर्ट तुमको हिस्सा देगा।
तो संपत्ति के अधिकारों में परिवर्तन आ गया है कि अब अधिनियम बन गए हैं और अधिनियम से अब क्या है, पारिवारिक संपत्ति में सदस्य अपनी हिस्सेदारी बना सकता है। ठीक है ना। बाकी और लिख सकते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है कि भाई विवाह का स्वरूप बदल गया है, व्यक्तिवादिता बढ़ गई है और महत्व व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुई है। तो वो जो अपन ने परिवार के प्रकारों में परिवर्तन हुआ ना, उसी में से कुछ छांट के और इनको मिला के आप एक आंसर आसानी से बता सकते हो कि संयुक्त परिवार में वर्तमान में परिवर्तन या विघटन के क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है हमको। और जो परिवर्तन है वो विघटन का ही है, टूट रहे हैं संयुक्त परिवार। इसमें मेन चीज अब यह है कि संयुक्त परिवार के विघटन का कारण क्या है, क्यों टूट रहा है विघटन का कारण, और भारत में संयुक्त परिवार का क्या भविष्य है। क्या भविष्य में कोई संयुक्त परिवार नहीं बचेगा, या बचेगा, या बचेगा तो किस रूप में बचेगा। थोड़ा सा हमको समाजशास्त्रियों ने प्रिडिक्शन लगाया है कि भारत में संयुक्त परिवार का क्या भविष्य है। और ये मेन है कि विघटन का कारण क्यों संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। क्योंकि देखो पहले ही बताया, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार के प्रति एक आस्था है, आदर्श है भारतीय समाज का संयुक्त परिवार, कि सब मिलजुल के रहे, 2-3 पीढ़ी 4 पीढ़ी, आदर्श है। वैदिक काल का आदर्श है, राम राज्य का आदर्श है कि परिवार हो तो परिवार का मतलब ही संयुक्त परिवार होता है। लेकिन अब संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, तो जब आपके समाज का आदर्श टूट रहा है तो ये चिंता की विषय हो जाता है ना। तो फिर समाजशास्त्री उसकी जड़ में जाएंगे कि क्यों संयुक्त परिवार टूट रहा है, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है, और ऐसा विघटन होते रहा तो फिर इस संयुक्त परिवार का भारत में भविष्य क्या होगा। ठीक है ना। तो पहले अपन देखते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण क्या है, क्या कारण हो सकते हैं, संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है, क्यों ज्वाइंट से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। बताओ। देखो, विघटन के बहुत सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण में हम बता सकते हैं कि एक तो देखो क्या है, कुछ इकोनॉमिक कॉजेस हैं, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में आप क्या बता सकते हो कि भाई जो कृषि अर्थव्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार को प्रमोट करती है, लेकिन जो उद्योग हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, वो किसको है, नाभिक परिवार को प्रमोट करेगा। तो जैसे जैसे आप औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ोगे, कृषि अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, संयुक्त परिवार टूटेगा ही टूटेगा। अब यदि आपको संयुक्त परिवार को बचाना है तो कृषि को बचाओ, जब संयुक्त परिवार बचेगा। ये इकोनॉमिक फैक्टर है कि जब तक कृषि रहेगा, जहां जहां औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद और नगरीकरण होगा, वहां पर न्यूक्लियर फैमिली ही पाई जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा हम बता सकते हैं, बहुत सारे क्या है, सामाजिक कानून। सरकार ने जो बना है सामाजिक कानून, जैसे संपत्ति का अधिकार दे दिया कि आपको परिवार से मिलेगा, तो अब व्यक्ति अलग होने से डरता नहीं, पहले डरता था। भले उसको बुरा लग रहा अपना शोषण करा लेगा, लेकिन क्या कहेगा, संपत्ति से भगा देंगे। अब डरने की क्या जरूरत है, उनका संपत्ति तो हमको कानून दिलवाएगा। तो करता ही नहीं सुन रहा, व्यक्ति अलग हो जा रहा है, परिवार टूट जा रहा है। तो सामाजिक कानून जितने बने हैं, चाहे दहेज को लेके बना हो, चाहे बाल विवाह को लेके बना हो, चाहे संपत्ति को लेके बना है, जो संयुक्त परिवार में कर्ता की भूमिका कमजोर कर दिया, वो सब सामाजिक कानून सामाजिक कानून क्या है, संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है। और और क्या बता सकते हैं हम, जैसे हाँ, इसी में एक पॉइंट लिख सकते हैं, नगरीकरण। नगरीकरण, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। भाई अब आप शहरों में देखो तो 25 लोगों को रहने के लिए इतनी बड़ी जगह ही नहीं, इतना बड़ा घर ही नहीं कि एक घर में 25 लोग रह लें। छोटे छोटे घर बन रहे हैं, 1 BHK 2 BHK, 4 लोग मुश्किल से रह पा रहे हैं। तो फिर काम करने के स्थल अलग अलग हैं।
एक ही शहर में रह रहे हैं दो भाई, लेकिन दोनों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है, क्योंकि एक की फैक्ट्री इधर है, एक की फैक्ट्री इधर है, 50 किलोमीटर दूर है। उनका दिल्ली में रह रहे हैं भले, एक गुड़गांव में रह रहा है, एक नोएडा में रह रहा, दोनों के काम है, तो एक वहीं शिफ्ट हो गया कि नोएडा में शिफ्ट हो गया। तो दोनों दो एक संयुक्त परिवार था, न्यूक्लियर फैमिली। तो जैसे जैसे नगरीकरण, कृषि और ग्रामीण गांव ज्वाइंट फैमिली, उद्योग और शहर न्यूक्लियर फैमिली, बस। तो और नगरीकरण धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं, 2011 की जनगणना में भी हम लगभग 30% के ऊपर नगरीकरण थे, और सरकार का ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2040 तक भारत की 50% जनसंख्या नगरों में रहेगी। तो नगरीकरण बढ़ रहा है धीरे धीरे। और क्या बता सकते हैं अपन कि हाँ, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव। पाश्चात्य संस्कृति एवं विचारधारा का प्रभाव, वही पश्चिम की शिक्षा, उनका कल्चर, पश्चिम में जैसा होता है वैसा हम अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, पश्चिम की व्यक्तिवादिता पूंजीवादिता को अपना रहे हैं, तो संयुक्त परिवार तो टूटेगा ही। और फिर इसमें बता क्या सकते हैं, खासकर महिला सशक्तिकरण। महिला महिला भी बहुत विशेष कारण है संयुक्त परिवार का टूटने का। और महिला कारण नहीं है, महिला शिक्षित हुई, आर्थिक रूप से सशक्त हुई, तो अब वो अपना शोषण कराने को तैयार नहीं है। और संयुक्त परिवार महिलाओं के शोषण पर टिका था, अब महिला ने शोषण कराने से इनकार कर दिया कि भैया मैं संयुक्त परिवार में रहूंगी तो अपनी इच्छा पे रहूंगी, अपनी मर्जी के कपड़े पहनूंगी, पर्दा नहीं करूंगी, खाना 2 ही टाइम नहीं बनाऊंगी, जो मेरा मन होगा वैसा मैं करूंगी। और वो सब संयुक्त परिवार में संभव नहीं है, तो उसको भगा देते, अलग हो गई। तो जैसे जैसे महिला सशक्तिकरण हुआ है, संयुक्त परिवार टूटेगा। संयुक्त परिवार महिलाओं के शोषण पे ही टिका हुआ है। यदि कोई महिला अपना शोषण कराने को तैयार है तो संयुक्त परिवार में सरवाइव करेगी, यदि वो अपना शोषण कराने से इंकार कर देगी तो संयुक्त परिवार में वो टिक ही नहीं सकती। पहले ही बताया, संयुक्त परिवार महिलाओं के शोषण का केंद्र है, महिलाओं की दुर्दशा है। तो जैसे जैसे महिला सशक्तिकरण, उनको शिक्षा, उनको रोजगार के विकल्प उपलब्ध होने, तो वो क्यों अपना शोषण कराएगी। पहले उसको पता ही नहीं था, उसको कुछ पता ही नहीं था, उसके सशक्तिकरण, उसके पास पैसा ही नहीं था, उनका यदि अलग हो गई तो भूखी मर जाऊंगी। अब तो वो सक्षम है ना हर दृष्टि से, तो क्यों अपना वो शोषण कराएगी। तो महिला सशक्तिकरण भी एक कारण है, महिला शिक्षा भी एक कारण। भाई संयुक्त परिवार